नमस्कार दोस्तों, 21 मई 1991 शाम के लगभग 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैलीज खत्म करके मद्रास निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो राजीव गांधी निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो स्टेट गेस्ट हाउस के रास्ते में थे, तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है उड़ान के लिए। तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते, जो कि एक अलग वैन में ट्रैवल कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच गए। इंटेरोगेशन में इन दोनों ने बताया कि असैसिनेशन के बाद इनका काम काठमांडू में एक एलटीटी ऑपरेटिव से कॉन्टैक्ट कर सिवारसन की भागने में मदद करना था। लगाए हुए आंखों पर चश्मा था और हाथों में चंदन की माला। भीड़ में वह बिल्कुल सामान्य सी दिख रही थी। किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला होने वाला है। पर सवाल अब भी बरकरार था कि यह महिला आखिर थी कौन जो राजीव गांधी की तरफ बढ़ी थी और उसका पता कैसे चला। कार्तिकेयन और उनकी टीम अगली सुबह ही तमिलनाडु पुलिस के साथ उस जगह पहुंची जहां राजीव गांधी की हत्या हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। जमीन पर अभी भी धमाके के निशान मौजूद थे और फॉरेंसिक टीम हर छोटे सुराख को बारीकी से खंगाल रही थी। जांच के दौरान एक फॉरेंसिक अफसर को एक डेनिम के कपड़े का छोटा सा टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा राजीव गांधी की लाश के बेहद करीब पड़ा था। इसके अलावा वहां से एक बेल्ट का हिस्सा भी बरामद हुआ, जिससे इंसानी मांस चिपका हुआ था, जो साफ इशारा कर रहा था कि हमलावर राजीव गांधी के बहुत पास खड़ा था। दूसरी तरफ घटनास्थल से 9 वोल्ट एक बैटरी, कुछ तार और एक स्विच भी मिले, जो यह साबित कर रहे थे कि विस्फोट किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किया गया था। और 22 मई 1991 को हैदराबाद के CMP यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब से एक रिपोर्ट आई, जिसने केस को एकदम नई दिशा दे दी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि घटनास्थल पर मिली हरी नारंगी सलवार कमीज वाली युवती का DNA और विस्फोटक डिवाइस जैसे तार बैटरी बोल्ट पर मिला DNA पूरी तरह से मेल खाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि लड़की आखिर कौन थी और दिखती कैसी थी। इसी बीच एक और चीज़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। घटना स्थल से कपड़े, चप्पल और दूसरी चीज़ों के साथ एक सिनोन कैमरा भी बरामद हुआ था। किस्मत से कैमरे की रील सही सलामत थी। CBI ने इस कैमरे की रील को फॉरेंसिक लैब भेजा, जहां से तस्वीरें डेवलप की गईं। लेकिन यहीं पर एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सभी को चौंका दिया। CBI तक यह तस्वीरें पहुंच पाती उससे पहले ही द हिंदू अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छाप दी। इस तस्वीर में एक युवती नज़र आ रही थी, जिसने हरे और नारंगी रंग की सलवार कमीज पहनी थी। उसके हाथ में चंदन की माला और बालों में गजरा। तस्वीर में उसके साथ 3 और लोग थे। सफ़ेद कुर्ते में एक आदमी, एक स्कूली छात्रा और एक एडल्ट महिला। अखबार ने तस्वीर के साथ दावा किया कि यही वो युवती है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह राजीव गांधी की हत्या में शामिल हो सकती है। और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उस युवती को खोपड़ी के अवशेषों का मैच भी तस्वीर के साथ दिखाया था। CBI को जब तक तस्वीरें मिली, जब तक अखबार में सनसनी फैल चुकी थी। फॉरेंसिक लैब ने कुल 10 तस्वीरें भेजी थीं, जिनमें राजीव गांधी अलग अलग लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे थे। एक में वह एक महिला से बातचीत कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में संगीतकार गणेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। एक तस्वीर में एक स्कूली छात्रा राजीव गांधी को कविता सुना रही थी और एक वो तस्वीर थी जो पहले ही अखबार में छप चुकी थी। अब चुनौती यह थी कि इन तस्वीरों में मौजूद लोगों को पहचाना कैसे जाए। CBI की स्पेशल टीम ने सबसे पहले उस महिला के बारे में पता लगाना शुरू किया जिसने हरे और नारंगी रंग का सलवार कमीज पहन रखी
थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि वही ह्यूमन बम बनकर आई थी। रिपोर्ट भी इसी का इशारा कर रही थी, लेकिन यह महिला आखिर कौन थी और कैसे राजीव गांधी के एकदम करीब आ गई, जबकि उसका नाम राजीव गांधी से मिलने वालों की लिस्ट में शामिल तक नहीं था। कार्तिकेयन ने इस पहेली को सुलझाने के लिए DIG आर माधवन से पूछताछ की। आर माधवन ने बताया कि राजीव गांधी जिस दिन आने वाले थे उस दिन पुरुषों के लिए मेटल डिटेक्टर लगाया गया था, लेकिन महिलाओं के चेकिंग पॉइंट का एक महिला कांस्टेबल को खड़ा किया गया था जिसका नाम था अनसुईया। अनसुईया ही बता सकती कि राजीव गांधी के करीब वो महिला आखिर पहुंची कैसे, जबकि उसका नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं था। खैर अनसुईया का पता लगाया गया, जो पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। ब्लास्ट की वजह से वह बुरी तरह घायल हो चुके थे। हालांकि उन्होंने जांच में सहयोग किया और CBI टीम के सभी सवालों के जवाब दिए। कैमरे से मिली तस्वीरों को जब अनसुईया के सामने रखा गया तो वह एकदम से सन्न रह गई। तस्वीरें देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरे पर हल्की घबराहट साफ नजर आने लगी। उसने तुरंत तमिलनाडु पुलिस को बताया कि यह सभी लोग उस दिन घटनास्थल पर मौजूद थे। अनसुईया ने कहा, मैंने स्कूल की लड़की और उसकी मां को राजीव गांधी के पास जाने दिया था, क्योंकि यह दोनों पहले से ही उस सूची में शामिल थी। यही वो महिला थी जिसका नाम आखिरी वक्त पर 23वें नंबर पर सूची में जोड़ा गया था। फिर अनसुईया ने चश्मा पहने युवती की ओर इशारा करते हुए कहा। जब यह युवती हाथ में माला लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ रही थी तो मैंने हाथ उठाकर उसे रोकने का इशारा किया, मगर उसी समय राजीव जी ने उसे इशारा किया कि उसे आने दिया जाए और फिर वह भीड़ में से आगे निकल गई। इस घटना के बाद ही अचानक बम धमाका हुआ जिसमें राजीव गांधी समेत कुल 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अब यह पूरी तरह पता चल चुका था कि राजीव गांधी को मारने के लिए मानव बम बनकर यही महिला आई थी, पर यह क्यों आई थी और तस्वीरों में नजर आ रहे बाकी लोग कौन थे, यह सवाल अभी भी अनसुलझे थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति के सबसे बड़े और रहस्यमय मर्डर केस की, राजीव गांधी की हत्या की। कौन थे राजीव गांधी, क्यों उनकी हत्या हुई, क्या थे लिट्टे का रोल और कैसे चला सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वह देश में कंप्यूटर क्रांति और नई सोच लाने वाले नेता माने जाते थे। 1980 के दशक में श्रीलंका में तमिलों और सरकार के बीच हिंसा चल रही थी। भारत ने शांति के लिए IPAF भेजा। लिट्टे इससे नाराज हुआ, उसे लगा कि भारत ने धोखा दिया है। राजीव गांधी को वो दुश्मन मानने लगे। फिर हत्या की रात 21 मई 1991 की रात तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी रैली थी। एक महिला धनु फूल देने के बहाने राजीव गांधी के पास आई और खुद को बम से उड़ा लिया। राजीव गांधी समेत 14 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यह भारत की पहली आत्मघाती हमला थी। जांच शुरू हुई। CBI और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबूत जुटाए। वीडियो फुटेज, फोटो, कॉल रिकॉर्डिंग और बाकी आरोपियों के बयान से कनेक्शन बनाया। यह साबित हुआ कि हत्या की प्लानिंग लिट्टे ने की थी। राजीव गांधी के आसपास जो लोग थे उनकी चूक पर भी सवाल उठे। दोषी कौन थे, सजा किसे मिली। इस केस में 26 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से 7 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। बाद में कई की सज़ा उम्र कैद में बदल गई। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दोषियों को रिहा कर दिया। इस केस में राजनीति की घुसी। कांग्रेस ने विरोध किया कि दोषियों को रिहा क्यों किया गया। तमिलनाडु में कई लोगों ने दोषियों को राजनीतिक कैदी माना। क्या रहस्य बाकी है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे और गहरी साजिश है। क्या भारत की किसी एजेंसी को पहले से पता था, क्या सुरक्षा में चूक जानबूझकर हुई। ये सवाल आज भी पूरी तरह से सुलझे नहीं हैं। राजीव गांधी की हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, भारत के भविष्य की हत्या थी। इस केस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, सुरक्षा, आतंकवाद और राजनीति के खेल के बारे में। नमस्कार दोस्तों,
आज हम बात करेंगे एक ऐसी हत्या की जिसने भारत को हिलाकर रख दिया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। क्या कारण था इस हत्या के पीछे, किसने की साजिश, क्यों बना भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री आतंक का निशान। राजीव गांधी का जन्म 1944 में हुआ। वे शुरू में राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन 1980 में संजय गांधी की मौत और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या ने उन्हें राजनीति में ला दिया। 1980 के दशक में श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ हिंसा हो रही थी। भारत ने शांति लाने की कोशिश की, लेकिन लिट्टे को भारत ने से नाराज़गी होने लगी, खासकर राजीव गांधी से, जिन्होंने IP कैफ भेजा था। लिट्टे ने भारत में राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची। इस ऑपरेशन का नाम था ह्यूमन बॉम्ब मिशन। एक महिला आत्मघाती हमलावर धनु को ट्रेन किया गया। राजीव गांधी तमिलनाडु में चुनावी रैली के लिए श्री पेरुंबदूर पहुंचे। तभी एक महिला ने उन्हें माला पहनाने के बहाने पास जाकर खुद को उड़ा लिया। पूरा इलाका दहल गया। इस हमले की जांच CBI और SIT ने की। 26 लोगों को आरोपी बनाया गया। एक एक कर सबूत सामने आए। वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, चश्मदीद, ब्लास्ट एक्सपर्ट रिपोर्ट्स। 7 लोगों को फांसी दी गई। इनमें से कई लोगों की उम्र कैद में बदल गई। बाद में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 दोषियों को रिहा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट के फैसलों का विरोध किया, वहीं तमिलनाडु के पार्टियों ने रिहाई का समर्थन किया। इस केस में राजनीतिक ध्रुवीकरण भी हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि इस केस में कई ऐसे पहलू थे जो कभी सामने नहीं आए। क्या भारत की एजेंसियों को पहले से जानकारी थी? क्या सुरक्षा में जानबूझकर चूक हुई? राजीव गांधी की हत्या केवल एक इंसान की नहीं, देश की दिशा पर हमला थी। इस केस से हमें ये सीख मिलती है कि आतंकवाद, राजनीतिक और विदेशी नीति को लेकर कितनी गंभीरता होनी चाहिए।